चलिए जी, हम लोग बिस्मिल्लाह करते हैं जी। और हमने IS-38 का जो टॉपिक था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हमने यहाँ पे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के अंदर भी ये सेम मॉडल है, कॉस्ट मॉडल और रिवोल्यूशन मॉडल। सिर्फ थोड़ा सा इसमें जिक्र था अमोर्टाइजेशन का, तो अमोर्टाइजेशन में लाइफ के ऊपर जो बात की गई थी वो हमने डिस्कस कर ली। इसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आज मैं इंपॉर्टेंट चीज कराना चाह रहा हूँ, लेकिन स्टैंडर्ड के अगर हम देखें तो हमने स्कोप भी डिस्कस किया, रिकग्निशन क्राइटेरिया डिस्कस किया, इनिशियल मेजरमेंट डिस्कस किया, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट सेम वही है, कॉस्ट मॉडल और रिवोल्यूशन मॉडल जो आप IS-16 में भी डिस्कस करके आए हुए हो। उसी तरीके से आपने कॉस्ट या रिवोल्यूशन मॉडल को लेकर चलना होता है, उसी तरीके से रिवोल्यूशन होती है। डी रिकग्निशन का मतलब क्या था? एसेट को अपनी बुक से डी रिकग्नाइज करना, खत्म कर देना, जिसकी कॉमन वन ऑफ द एग्जांपल है डिस्पोजल। IS-16 में हमने डिस्पोजल अकाउंट बनाया था। जब भी किसी एसेट को आप डिस्पोज ऑफ करते हो तो उस पर गेन या लॉस रियलाइज होता है। कॉपी पेस्ट ये सेम डी रिकग्निशन के रूल्स है। और लास्ट में डिस्क्लोजर में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का स्केड्यूल याद है, नोट टू द अकाउंट्स का, वो सेम स्केड्यूल इसी का बनता है। और हम मंडे से जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम इसी का स्केड्यूल भी बनाएंगे। सो बाकी सारी चीजें सेम है एज IS-16 जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। डायरेक्टली हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बजाय इसके कि मैं बैठ के आपको यहाँ पे दोबारा से रिवोल्यूशन बताऊं कि अपवर्ड रिवोल्यूशन क्या होती है या डाउनवर्ड रिवोल्यूशन क्या होती है। सो उसको हम यहाँ पे भी इग्नोर करेंगे, उसको हम यहाँ पे शामिल नहीं कर रहे। सो अभी जो मैं इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं दैट इज SIC-32। ये क्या है? SIC-32 वेबसाइट कॉस्ट। वेबसाइट कॉस्ट क्या होती है और इसको अलग से क्यों एक्सप्लेन किया गया? सो बेसिकली ये SIC क्या है, क्यों बताएगा? ISIFRS तो सुना हुआ है, ये SIC क्या है? दुनिया के अंदर पहले आपके पास IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते थे। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अकाउंटिंग बोर्ड है वो बनाता था, और दुनिया में स्टैंडर्ड जब देता था तो हर मुल्क में रहने वाले अकाउंटेंट्स इसको रीड आउट करते थे, इसको समझते थे कि इसमें हमें कौन सा टैक्स, कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलाउ की गई है। अब इसमें अगर कहीं कंफ्यूजन आ गई है, दो स्कूल ऑफ थॉट बन जाते हैं। एक बंदा कह रहा है कि यार मुझे ये स्टैंडर्ड समझ के पढ़ के ये समझ आती है कि हमने फ्लैट चीज करनी है, फ्लैट ट्रीटमेंट करनी है। दूसरा कहता है नहीं यार, मुझे स्टैंडर्ड को पढ़ के समझ आती है, मुझे फ्लैट ट्रीटमेंट करनी है। या एक स्टैंडर्ड ऐसा है जिसने किसी स्पेसिफिक इशू को डिस्कस नहीं किया हुआ, उसके बारे में प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं की गई। तो ये लोग क्या काम करते हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने वाले बोर्ड के पास जाते हैं और कहते हैं कि जी ये आपका एक स्टैंडर्ड है, इसका नाम है IAS-38। ये इंटेंजिबल एसेट को डील करता है, उनके बारे में बताता है कि उनको आपने इनिशियल मेजरमेंट कैसे करनी है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे करनी है, स्कोप डिफाइन करता है। लेकिन एक और इंटेंजिबल एसेट है जिसका नाम है वेबसाइट। इसके बारे में ये कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं कर रहा, या हमें पढ़ के समझ नहीं आ रही। तो एक इंटरप्रिटेशन कमेटी होती है जिसको आप स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी कहते हो, वो एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, और उस डॉक्यूमेंट इसी तरह डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स इशू करती रही है डिफरेंट इश्यूज के ऊपर। तो जो डॉक्यूमेंट नंबर 32 इशू किया गया था वो इशू किया गया था वेबसाइट कॉस्ट के ऊपर, कि जब वेबसाइट अगर कोई कंपनी बना रही है, इंटरनली जनरेट कर रही है वेबसाइट, तो उसकी कैपिटलाइजेशन कैसे होगी, उस वेबसाइट को हमने अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है नहीं करना, और अगर करना है तो उस वेबसाइट को किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है। तो इसके ऊपर फर्दर एक एक्सप्लेनेशन आई थी SIC-32 के नाम से। अब ये जो स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड, उनके ऊपर ये इंटरप्रिटेशन इशू की जाती है। 2 पेजर, 3 पेजर, 4 पेजर, ये आपके पास एक इंटरप्रिटेशन आ जाती है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के ऊपर। सो इसी तरह वेबसाइट कॉस्ट है। अब मसला ये है कि दुनिया में अभी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर इनको हम कंपेयर करें तो दो तरह की वेबसाइट्स अपीयर हो रही है, दो तरह की वेबसाइट्स आपको देखने को मिलती है। ब्रॉडली अगर मैं कैटेगराइज करूं, एक ऑर्गेनाइजेशन ने वेबसाइट डेवलप की या करवाई इस नीयत से कि हम अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके उसके ऊपर। मिसाल के तौर पे आईकैप की वेबसाइट, आईकैप की वेबसाइट का पर्पस क्या है?
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है कि स्टडी रिसोर्स क्या है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, कोई न्यूज एंड लेटर्स है वहां पे आपके पास स्टडी बैग भी मिल जाता है। उसके बाद वहां पे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस हो जाते हैं। ये सारी एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। क्या आईकैप की वेबसाइट का ऑब्जेक्टिव या पर्पस रेवेन्यू कलेक्शन है? क्या सेल और गुड्स अपनी या सर्विसेज प्रोवाइड करना है उस ऐप के थ्रू? नहीं। तो ये ऑब्जेक्टिव था मेनली एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का और कंपनी की प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना, कंपनी के बारे में मशहूरी करना, ये ऑब्जेक्टिव है। जबकि अगर आप नेटफ्लिक्स को देखो, नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है? उसकी भी एक वेबसाइट है ना। उस वेबसाइट को जब आप जाते हो तो उसके अंदर मूवीज है, आप मूवीज देखते हो तो आप उसकी सब्सक्रिप्शन पे कर रहे होते हो। इसी तरह दराज है, दराज का नाम सुना हुआ है? दराज है, इसी तरह दराज के साथ अली बाबा है, टीमू समथिंग के नाम से भी है, अली एक्सप्रेस वगैरह भी है। यहाँ पे चीजें सेल की जा रही होती है। ये वेबसाइट बनाने का पर्पस क्या था? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स यहाँ पे हुआ करेगी। अमेजोन है जिसका दुनिया में सबसे पहले अमेजोन था, फिर बाद में अली एक्सप्रेस आया, फिर पाकिस्तान में करते करते दराज भी आया। तो वेबसाइट का एक ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। तो अब क्या हर वेबसाइट को ही हमने एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है, इंटेंजिबल एसेट बनाना है? क्या हर किस्म की वेबसाइट को हम कैपिटलाइज करेंगे? इसके बारे में कंफ्यूजन थी। मेन इशू क्या था कि जो वेबसाइट है, ये जो इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट है, इसकी अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए और इसका ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अगर हमने एक इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो क्या करें। एक वेबसाइट बनाई जा रही है जिसमें सिर्फ कंपनी की पॉलिसीज शेयर हो रही है, कंपनी के डॉक्यूमेंट शेयर हो रहे होते हैं, वहां पे कंपनी को प्रमोट या एडवर्टाइज किया जा रहा होता है, तो फिर क्या करें? तो दो आपके पास यहाँ पे इश्यूज थे जो SAC 32 ने एड्रेस किए। तो लाइक क्या? नहीं, लेकिन जब आईकैप की वेबसाइट बनी थी तो उसका अभी भी ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्या था? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अब तो वो इसमें बिल्ट इन फीचर आता जा रहा है, लेकिन ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। क्या आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है? वहां पे अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल नहीं कर रहे, वो वहां पे क्या काम कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे। सो आपके पास जो वेबसाइट है, एक ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट के ऊपर खर्चा करती है। हमने भी वेबसाइट बनाई हुई है मनाबी की एक, उसके ऊपर हमने खर्चा किया है। अब ये जो वेबसाइट है जो मनाबी की है, इसको हम कैपिटलाइज करेंगे या नहीं करेंगे? ये इंटरनल यूजर के लिए है, एक्सटर्नल एक्सेस के लिए है, उसके ऊपर इसकी सारी की सारी कॉस्टिंग डिपेंड करती है। तो ये जस्ट एक इसका आइडिया था कि मेन इशू क्या है। मेन इशू क्या है जी? An entity may incur expenditure on development and operation of its own website for internal और एक्सटर्नल एक्सेस। इंटरनल यूज के लिए भी बनाई जा सकती है, एक्सटर्नल एक्सेस के लिए भी बनाई जा सकती है। A website designated for external access may be used for various purposes such as to promote and advertise companies' own products and services, provide electronic services, sell products and services। एक ऑब्जेक्टिव है ये है वेबसाइट बनाने का। इसके अंदर आप एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हो, अपनी प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हो, या कोई सर्विसेज हैं वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? एक वेबसाइट डिजाइन फॉर इंटरनल एक्सेस में बी यूज टू स्टोर कंपनी पॉलिसीज एंड कस्टमर डिटेल्स एंड सच रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। मिसाल के तौर पे हमने एक सीआरएम बनाया हुआ, मनाबी का एक सीआरएम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर है। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, उसमें हमारे पास जितने स्टूडेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है,
जितने स्टूडेंट्स इनरोल हो चुके हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, जितनी इंक्वायरीज हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, कौन से स्टूडेंट ने कितनी फीस पे कर दी है, कितनी पेंडिंग है, इनवॉइस डेट कौन सी है, उसके बाद किस मैनेजर ने उसकी इनवॉइस रिकॉर्ड की है, किस मैनेजर ने कौन सी ट्रांजैक्शन उसकी रिकॉर्ड की है, इनवॉइस जनरेट की है, उसकी जो टेस्टिंग है, इंटरनल टेस्टिंग जो हो रही है उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, उसकी अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हैं। अब हमने भी एक वेबसाइट बना ली, उसके अंदर हमने वो सारे फीचर्स ऐड किए। अब इसका पर्पस क्या था? ये एक ऐसी वेबसाइट थी जो किसके लिए? इंटरनल एक्सेस के लिए। इसमें सिर्फ हमारी जो मैनेजमेंट है उसके पास उसकी एक्सेस है, सबके पास उसकी एक्सेस, या स्टूडेंट्स के पास या जनरल पब्लिक के पास उसकी एक्सेस नहीं है, उसको जनरल पब्लिक नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक इंटरनल एक्सेस है जिसके अंदर कस्टमर की डिटेल्स, कस्टमर से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वो हमने मेंटेन किया हुआ है। क्या ऐसी वेबसाइट को हम एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? और फिर एक वेबसाइट ऐसी है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हो, जो मनाबी का एलएमएस पोर्टल है, जिसके अंदर हमारे लेक्चर सेल हो रहे होते हैं। क्या चीज? नहीं, ये वेबसाइट्स होती है, सॉफ्टवेयर नहीं होते। नहीं, जरूरत नहीं है हर एक को हम सॉफ्टवेयर बोल देंगे। ये तो आपकी डिफरेंट एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं और डिफरेंट आपकी वेबसाइट्स भी हो सकती हैं जिसमें आप एक इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहे होते हो। मिसाल के तौर पे ये जी आपके पास आ जाता है, ये मेरे पास असेसमेंट है, मनाबी crm.manabi.com के नाम से वेबसाइट है हमारे पास। इस पर आप देख रहे होगे टेस्ट 1 कंप्लीटेड, टेस्ट 1 कंप्लीटेड। अब ये पीआरसी का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिकॉर्ड होना शुरू हो गया, वन बाय वन यहाँ पे आता रहे। ये रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एसीसीए मार्च 26 बैच 2 का पहला टेस्ट हो चुका है, जिसमें से 9 स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट किया था आउट ऑफ 12, और इसकी ग्रेडिंग प्रोसेस करा सारा कुछ इसमें यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं उसके ग्रेड देख सकता हूँ कि किसके कितने कितने मार्क्स थे, और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन है कि इसने 50 में से 48 मार्क्स लिए हैं, किसी ने आपके पास 38 मार्क्स लिए हैं, उसकी परसेंटेज क्या बन रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। सो ये तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर तो नहीं है, ये तो हमारे पास एक वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट हमारी इंटरनल एक्सेस के लिए है, जिसके अंदर हमने कुछ अपने इंटरनल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं। इसमें हम कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल नहीं कर रहे, हम इसमें कुछ एडवर्टाइज नहीं कर रहे, ये ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। फिर मनाबी का है एक एलएमएस जिसमें लेक्चर्स हमारे आते हैं, उसके बाद वो लेक्चर्स हम सेल कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स एलएमएस पे जाते हैं, वहां से वो हमारा ऑनलाइन लेक्चर देख रहे होते हैं। उस वेबसाइट का ऑब्जेक्टिव जो www.manabi.com है वो डिफरेंट है, और crm.manabi का पर्पस डिफरेंट है। ये दो वेबसाइट है और हमने एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बनाई है, एक एक्सटर्नल एक्सेस के लिए, एक इंटरनल एक्सेस के लिए। अब किसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे एज एन इंटेंजिबल एसेट, किसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ये बात समझ आ गई? तो ये एक इशू था कि क्या हर वेबसाइट को आपने एज ए इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज कर देना है। तो पहले तो डिफाइन किया कि दो तरह के पर्पसेस हो सकते हैं। वो कह रहा था मेन इश्यूज आर, इशू क्या था? whether the website is an internally generated intangible asset। अगर तो ये इंटरनली जनरेटेड है तो क्या इसके ऊपर हम IS 38 अप्लाई करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बारिश स्टार्ट होगी? वाह, चलो जी। अच्छा, ये बात समझ आ गई यहां तक। और अब सवाल ये था कि जो इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट है इसको आप क्या अंडर IS 38 रिकॉग्नाइज करोगे या नहीं करोगे, और अगर इसकी रिकॉग्नाइज करोगे तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। तो ये SIC 32 इशू करने का ऑब्जेक्टिव था। लेकिन यहां पे एक चीज जो यहां पे लिख दी जाएगी, ये सिर्फ पढ़ने की हद तक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, कि यहां पे SIC 32 के स्कोप से बाहर कौन कौन सी चीज है। देखो, जब आप कोई स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड के अंदर भी सबसे पहली बात हम लोग क्या पढ़ा करते थे? स्कोप। कि स्टैंडर्ड का पर्पस क्या है।
तो यहाँ पे मैं इसका भी वेबसाइट कॉस्ट SAC 30 ये जो इंटरप्रिटेशन थी इसके इश्यू करने का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा हूँ, इसका स्कोप पढ़ रहा हूँ कि कौन सी चीजें शामिल होनी है और कौन सी चीजें शामिल नहीं होनी। तो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप। अब जब एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप की बात करें तो कह रहा है SIC 32 डज नॉट अप्लाई टू एक्सपेंडिचर ऑन किस चीज के ऊपर, परचेजिंग डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग हार्डवेयर। जब आप कोई भी हार्डवेयर डेवलप कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, देखो वेबसाइट है वो किसी ना किसी हार्डवेयर के ऊपर चलनी है आपने, तो उसके लिए अगर आप कोई सर्वर कोई आप ऑपरेटिंग हार्डवेयर परचेज कर रहे हो तो उसके ऊपर IS 38 अप्लाई नहीं होगा, उसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, क्योंकि वो एक टेंजिबल एसेट बन जाता है। सो टेंजिबल एसेट्स के ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे IS 16। तो यहाँ पे जैसे सर्वर्स है, स्टेजिंग सर्विस है, प्रोडक्शन सर्विस है, इंटरनेट कनेक्शंस वगैरह है, ये IS 38 के स्कोप से बाहर है। इसी तरह अगर एक एंटिटी एक्सपेंडिचर इंकर कर रही है ऑन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होस्टिंग द एंटिटीज वेबसाइट, अब हमें वेबसाइट को चलाने के लिए उसके लिए कोई एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, न्याटेल है पाकिस्तान में, ट्रांसवर्ल्ड है, PTCL है, तो क्या उसको हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो कहते हैं नहीं, द एक्सपेंडिचर इज रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस व्हेन द सर्विसेज आर रिसीव्ड, कि हम उसको क्या रिकॉर्ड करेंगे अपने पास, इसको हम एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। और उसके बाद द डेवलपमेंट और ऑपरेशन ऑफ अ वेबसाइट फॉर सेल टू अनदर एंट्री, आपके पास जितने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं ये क्या काम कर रहे होते हैं, वेबसाइट बनाकर दे रहे होते हैं आपको, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव वेबसाइट को बनाकर बेचना है। तो ये जितने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो सॉफ्टवेयर या वेबसाइट्स बनाकर सेल करते हैं वो भी IS 38 अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए या तो ये IS 2 इन्वेंट्री है जो वो सॉफ्टवेयर बनाकर बेच रहे हैं, या उनके लिए वो IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर है, कि उनका ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ही यही है कि वो चीजें बना रहे बेच रहे हैं। तो उसके ऊपर अगर तो इन्वेंट्री है तो IS 2 भी अप्लाई होगा, इन्वेंट्री नहीं है तो वो फिर सिर्फ IFRS 15 अप्लाई करेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हो उसके ऊपर हम उसके ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं, IFRS 15। इवन मनाबी के अंदर भी जब स्टूडेंट के साथ हमारा कोई भी अरेंजमेंट होती है तो उसके ऊपर हम कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे, IFRS 15। ठीक हो गया। सो जो भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसके अगेंस्ट कुछ भी चार्ज कर रही है सेल्स या रेवेन्यू के नाम से, तो उसको हम अंडर IFRS 15 ही लेकर जा रहे होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं भेज दिया नीचे खड़ा होगा ये नाभि के बिल्कुल बाहर, फैजान नाम है उसका। ओके ओके ओके। सो IFRS 15 हम अभी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में पढ़ेंगे। IFRS 15 कहता है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। सो बेसिकली आपके पास स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सबसे टॉप लाइन आइटम क्या होता था, सेल्स या रेवेन्यू। अब सेल्स या रेवेन्यू के ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड है, IS 2 इन्वेंट्री है इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर एक स्टैंडर्ड है। सो सेल्स या रेवेन्यू के ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, तो पहले जो स्टैंडर्ड हुआ करते थे जब मैं स्टूडेंट था हमारे टाइम पे जो स्टैंडर्ड हुआ करता था वो एक हुआ करता था IAS 18 रेवेन्यू, कि आपने रेवेन्यू कस्टमर से रिसीव किया है तो कैसे रिकॉर्ड करोगे। अगर वो गुड्स किसी को बेची है, एक बिजनेस है जिसका काम है गुड्स सेल करना, तो गुड्स सेल की है तो उसका रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होगा, उसका क्राइटेरिया डिफरेंट था। अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड की है किसी को तो सर्विस प्रोवाइड करने का जो रेवेन्यू का क्राइटेरिया था वो डिफरेंट था, रॉयल्टी का, इंटरेस्ट का, डिविडेंड का उनका डिफरेंट था। फिर IS 11 हुआ करता था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, कि अगर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो वो क्या काम कर रही है, वो आपको बिल्डिंग्स अपार्टमेंट्स कंस्ट्रक्ट करके दे रही है, उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। एक कंपनी है उसका सेंटोरस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, वो 6 साल लगा के कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगी, वो टावर बनाएगी, स्टेप बाय स्टेप उसकी कंप्लीशन हो रही होगी। वो कंपनी 6 सालों में अपना रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करे, तो इन सब का क्राइटेरिया अलग अलग था।
गुड्स को रिकॉग्नाइज करने का रेवेन्यू का क्राइटेरिया डिफरेंट है, सर्विस को डिफरेंट क्राइटेरिया है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का क्राइटेरिया डिफरेंट था, दो डिफरेंट स्टैंडर्ड इसके ऊपर अप्लाई होते थे। तो इसको आसान कर दिया, और इसको आसान किया और IAS 18 और IAS 11 खत्म कर दिया और नया स्टैंडर्ड बना दिया IFRS 15 के नाम से। 2018 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो IFRS 15 कहता है एक सिंगल मॉडल है, किसी भी तरह का कोई भी रेवेन्यू है, कोई भी आपने गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का एक ही तरीका है, 5 स्टेप मॉडल, वो भी हम पढ़ेंगे। सो अगर एक सॉफ्टवेयर हाउस है, सॉफ्टवेयर हाउस का काम क्या है? वेबसाइट्स बनाना, बनाकर बेचना या बनाकर देना। तो ये उनके नेचर ऑफ ऑपरेशंस है। वो रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो वेबसाइट बनाकर दे रहे हैं, तो उसके ऊपर IFRS 15 अप्लाई होगा और वो अपना रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे उस वेबसाइट को बनाकर बेचने से। वो इसको अंडर IAS 38 रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। और इसी तरह लीज ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स अकाउंटिंग फॉर अंडर IFRS 16। नेक्स्ट टॉपिक हमारा IFRS 16 है कि अगर आपने एक सॉफ्टवेयर है, कोई लाइसेंस है या कोई और इंटेंजिबल एसेट है, वो इस्तेमाल करने के लिए दिया है, बेचा नहीं है, तो उसके ऊपर IFRS 16 इस्तेमाल होगा अगर वो लीज अरेंजमेंट है, लीज कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाता है। तो ये उसने हमें स्पेसिफिकली बता दिया कि यहां पे आप लोगों ने क्या करना है। सो अब इशू क्या आया कि इसका मतलब ये हुआ कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम एक ऐसी वेबसाइट को अपने पास रिकॉग्नाइज करेंगे जो कि इंटरनली जनरेटेड है और उसके साथ साथ उसके अंदर हमारी कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को हम सेल कर रहे हैं। तो एक ऐसी वेबसाइट जो आपने इंटरनली जनरेट की है, जिसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल कर रहे हो, तो उसके ऊपर इनकर्ड होने वाली जो कॉस्ट है, उसको आप लोग क्या काम करोगे? उसको हम लोग अपनी बुक्स में कैपिटलाइज करेंगे। अब कैपिटलाइज कैसे करेंगे? वो लास्ट पार्ट है इस SIC 32 का, कि कौन कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो इस वेबसाइट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी, कौन सी कॉस्ट ऐसी है जिसको हम वेबसाइट की कॉस्ट का पार्ट शामिल नहीं करेंगे। अच्छा जी, सो अब इस चीज को हम कंक्लूड करते हैं। जो हमने इसका स्कोप में पढ़ा, हमने कहा कि जो भी वेबसाइट है ये दो तरह की है। एक वेबसाइट जो हमने इंटरनली जनरेटेड है, लेकिन इंटरनली जनरेटेड होने के साथ साथ जरूरी क्या है कि ये आपके पास एंटिटी की एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को सेल कर रहे हो और उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहां पे क्या है? प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एडवर्टाइज एंड सेल किया जाता है। तो हमें इस ऐसी वेबसाइट को क्या काम करना चाहिए? रिकॉग्नाइज एज इनटेंजिबल एसेट अंडर IAS 38। हाँ, बाकी है कि इफ ऑल recognition criteria of IAS 38 मीट्स। बाकी IAS 38 का अगर सारा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट करता है, तो ऐसी वेबसाइट को जो कि इंटरनली जनरेटेड है, जिसका ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एडवर्टाइज करना या सेल करना है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रही होगी। वेबसाइट बन गई तो उसमें आप बाकी इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हो। तो ये अगर रिकॉग्नाइज करेंगे इसको हम अंडर IAS 38 एसेट, इंटेंजिबल एसेट, अगर बाकी IAS 38 का क्राइटेरिया भी मीट होता है। और उसके बाद हमने कहा कि एक ऐसी वेबसाइट जो कि वेबसाइट फॉर प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट है सिर्फ, ओनली, तो ऐसी वेबसाइट को क्या करोगे? इसको हम should be recognized as
एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी कॉस्ट इनके करेगी उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट कर दोगे। ठीक हो गया? एक कंसेप्ट रखा गया है, लाइफ ऑफ वेबसाइट क्या होगी, किसी भी वेबसाइट की जो यूजफुल लाइफ है वो क्या होगी। अब वेबसाइट की यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट कौन डिटरमिन करता है? बिजनेस जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करती है। तो स्टैंडर्ड ये नहीं कह सकता कि इसकी लाइफ कितनी होगी। हाँ, स्टैंडर्ड ये जरूर कहता है शुड बी शॉर्ट, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कोई एक वेबसाइट डेवलप कर रही है तो उसकी लाइफ कम से कम रखे, उसकी लाइफ बहुत ज्यादा ना रखे, क्योंकि आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें एडवांसमेंट बहुत रैपिडली होती जा रही है। तो मुझे याद है कि आज से 6 साल पहले बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी थी जो अब ऑब्सलीट हो चुकी है, उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहा होता, उनको अपग्रेड ही नहीं किया गया, उसकी जगह अब नई वेबसाइट्स आ चुकी है। सो वो कहता है जी वेबसाइट की जो लाइफ है शुड बी शॉर्ट, ये आपको कम से कम रखनी चाहिए। अब लास्ट पार्ट है इसके अंदर, जैसे yahoo.com का भी उस्मान ने यहाँ पे बताया। अब जैसे yahoo.com है तो वो वेबसाइट ऑब्सोलीट होती जा रही है, उसको अब कोई ओपन करके नहीं देखता, जबकि आपको आइडिया नहीं है कि हमारे बचपन में yahoo.com जिंदगी हुआ करती थी हमारी। ओपरा मिनी तो बहुत पहले खत्म हो गया ना, वो भी अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं एक हद तक। तो यहू तो बहुत पीक था हमारे पास, जो ना हमारे उसमें जो टीन एज थी, जब नया नया आपके पास आईटी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर आई थी, उसके पास उस वक्त एमएसएन ऑफिस हुआ, एमएसएन हुआ करता था, हॉटमेल माइक्रोसॉफ्ट का, और एक यहू हुआ करता था। तो ये दो पीक वेबसाइट्स थी जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही होती थी उस वक्त। अब गूगल है, अब गूगल से भी आहिस्ता आहिस्ता आज से 8 साल बाद, 6 साल बाद, जब मैक्सिमम 5-6 साल बाद लोग चैट जीपीटी और बाकी के ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, और फिर सब कुछ इंफॉर्मेशन आपकी गूगल से हट के चैट जीपीटी और बाकी चीजों के ऊपर, अब चैट जीपीटी से भी लोग आगे जा रहे हैं, दूसरी जो आपकी एआई एप्स है उसके ऊपर जा रहे हैं, क्लाउड के ऊपर, जेमिनी के ऊपर, उनके ऊपर जाना शुरू हो गए। सो एक सजेशन दी गई है, सजेस्ट किया गया है कि द यूजफुल लाइफ ऑफ द वेबसाइट शुड बी शॉर्ट। सो अब हमने सिर्फ एक लास्ट पार्ट डिस्कस करना है, 10-15 मिनट की डिस्कशन है कि वेबसाइट को जब आप इंटरनली जनरेट कर रहे हो तो उसके ऊपर कौन कौन से खर्चे होंगे, और उन खर्चों को आपने कैपिटलाइज करना है या एक्सपेंस आउट करना है। अच्छा, इसमें एक चीज का हम लोग ख्याल रखेंगे, हम अकाउंटेंट्स हैं, जब हम अकाउंटेंट हैं तो हमारा काम ये है कि एसेट रिकॉर्ड होना है या नहीं होना, और अगर एसेट रिकॉर्ड होना है तो कौन सी कॉस्ट इसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी, कौन सा एक्सपेंस कैपिटलाइज होगा और कौन सा एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अब ऑब्वियसली बात है, जब हम एक वेबसाइट को डिस्कस करेंगे अभी कि वेबसाइट बनती कैसे है, प्लानिंग स्टेज के ऊपर क्या होती है, उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है, तो उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको लिखवा दूंगा, समझ लेना, बात आपको आइडिया हो जाएगा कि एक वेबसाइट बनाने के लिए जरूरी क्या होता है, कोडिंग क्या होती है, स्ट्रेस टेस्टिंग क्या हो रही होती है, सर्विस परचेज करने पड़ते हैं, वो सारी बात हम यहाँ पे एक सीक्वेंस डिस्कस कर लेंगे। बट इंपॉर्टेंट क्या है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एक्सपेंस है वो प्लानिंग स्टेज से रिलेटेड है, कौन सा एक्सपेंस है जो उसकी डेवलपमेंट स्टेज से रिलेटेड है, जो डेवलपमेंट स्टेज से रिलेटेड है उसको हम कैपिटलाइज करेंगे, जो प्लानिंग स्टेज से या एडवर्टाइजमेंट स्टेज से रिलेटेड है उसको हम एक्सपेंस आउट करेंगे। तो एक हमने लास्ट क्लास करनी है SSC 32 की, उसके बाद हमारे पास पास्ट पेपर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? यहां तक कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछो, एनीवन, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो। तो पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, एक लेक्चर के बाद हमने पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो जो पास्ट पेपर के क्वेश्चन है उसी तरीके से टेस्टिंग होनी है इसकी। 2-3 तरह के इसमें नॉर्मली क्वेश्चन आ रहे होते हैं, एक 7-8 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसको कैसे डील करना है। SSC 32 का एक कभी कभी अलग से 5-6 नंबर की एडजस्टमेंट आ जाती है, उसको डील कर लेंगे। फिर इसका जो नॉर्मल क्वेश्चन आता है वो आता है नोट टू द अकाउंट्स वाला, टिपिकल क्वेश्चन है ISSN के मुकाबले में, लेकिन ये रिलेटिवली आसान होता है, तो वो अभी हम पास पेपर करेंगे इंशाल्लाह एक क्लास के बाद। ओके जी, खुदा हाफिज।